फ्रॉम टू स्टेटमेंट्स. ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना क्या है? ऑल फॉर्म ऑफ हीट cannot be converted into work done, but all form of work done can be converted into heat. ओके, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको ध्यान में रखना है तो उसके लिए दो स्टेटमेंट याद रखो. ऑल फॉर्म ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, बट ऑल फॉर्म ऑफ वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट. ओके, मींस अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हो तो उसका हीट पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क डन के अंदर, बट अगर किसी चीज में वर्क डन ऑकर हुआ है उस वर्क डन को अगर आपको हीट में कन्वर्ट करना है तो पूरा वर्क डन आपका हीट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. ओके, देन नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स basically consist of two statement, that is first one is Kelvin-Planck statement, second one is Clausius statement. ओके, अब Kelvin-Planck statement क्या था? Kelvin-Planck statement ऐसा है कि उसने क्या कहा था? No process is possible whose sole result is the absorption of heat from the reservoir and the complete conversion of heat into work. ओके, केल्विन ने क्या कहा? कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क ये क्या है? इम्पॉसिबल है. ओके, केल्विन का बेसिकली स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इम्पॉसिबल है. एक बार फिर से मैं आपको केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट बोल देता हूँ. No process is possible whose sole result is the absorption of heat from the reservoir and the complete conversion of heat into work. Okay, ये हुआ केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट आपको राइट करना है क्लॉसियस स्टेटमेंट. क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या रहता है? क्लॉसियस ने भी सेम यही कंसेप्ट डिराइव किया था, सिर्फ उसने थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज किया था. ओके, अब देखो क्लॉसियस ने क्या स्टेटमेंट दिया था? नो प्रोसेस इज पॉसिबल व्हिच सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट. ओके, मींस कूलर से हॉटर ऑब्जेक्ट तक आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते. अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको उसके लिए कुछ मीडियम यूज करना पड़ेगा. ओके, मींस कूलर से हॉटर तक अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको कुछ मीडियम यूज करना पड़ेगा तभी वो पॉसिबल रहेगा. ओके, ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं होगा. ओके, तो ये था प्रोसेस का स्टेटमेंट. तो ये होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको पूछा जाता है कि राइट डाउन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट राइट करो. देन नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज व्हाट? केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट राइट करने का. देन नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस स्टेटमेंट राइट करने का. ओके, ये होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देन नेक्स्ट बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, अब देखो बॉयल्स लॉ. ओके, बॉयल्स लॉ जो है बेसिकली आपको दिया है केमिस्ट्री के अंदर. ओके, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको डीप में डिटेल में वहां पर दिया है. देन नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन भी आपको दिया है. आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आपको सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इतना याद रखना है. दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. इसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन आपको केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगी. एंड देन नेक्स्ट बॉयल स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, मींस प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या रहेंगे? are directly proportional to each other at constant temperature. Boyle's law कहता है at constant temperature pressure and volume are directly proportional to each other. Okay, or inversely proportional to each other at constant temperature. Boyle's law means क्या है? At constant temperature pressure and volume are directly proportional to each other. Okay, ये होगा Boyle's law. Boyle's law भी आपको डिटेल में दिया है केमिस्ट्री के अंदर. ओके, एंड देन नेक्स्ट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. ये भी आपको आइडियल गैस इक्वेशन ये भी आपको दिया है केमिस्ट्री के अंदर. आपको डिटेल में इसका एनालिसिस मिल जाएगा. ओके, सर रेफ्रिजरेटर का बताऊं? ओके, रेफ्रिजरेटर. ओके, अब देखो रेफ्रिजरेटर मींस क्या रहता है? रेफ्रिजरेटर को एक और वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, दैट इज अ हीट पंप. ओके, जिस तरह से हमने हीट इंजन देखा था उसी तरह से आपको क्या है? रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दिया है. ओके, तो देखो रेफ्रिजरेटर आप सभी ने इससे पहले देखा होगा, आप सभी के किचन में होगा. रेफ्रिजरेटर और हीट पंप. ओके, अब देखो अगर आपने इससे पहले भी देखा होगा आपके किचन में रेफ्रिजरेटर है. अगर आपका रेफ्रिजरेटर डैमेज हो जाता है, ओके, तब उसे अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर आता है उसे दुरुस्त करने के लिए, ओके,
तब देखो कोई भी अगर बंदा आता है जो रेफ्रिजरेटर आपका क्लियर कर दे सकता है, तो क्या करता है, सबसे पहले किचन में जाएगा, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के जो बैक साइड रहता है, ओके, या फिर जो नीचे वाला साइड रहता है, वहां पर वो देखता है वहां पर कुछ डैमेजेस हुए है क्या। क्यों वहां पर देखता है, क्योंकि वहां पर उसको नेट्स रहती है, उस नेट्स के अंदर अगर कुछ मेरे ख्याल, अगर उस नेट्स के अंदर कुछ डर्ट्स हो या फिर कुछ डर्ट्स पार्टिकल अगर वहां पर इंसर्टेड हो चुके होंगे, तब आपकी ज्यादा चांसेस रहते हैं रेफ्रिजरेटर डैमेज होने के। ओके, तो आप देखना कोई भी अगर रेफ्रिजरेटर आता है दुरुस्त करने के लिए, सबसे पहले नीचे के साइड की जो नेट रहता है उसे चेक करता है। ओके, तो ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर के लिए। ओके, अब देखो रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, ओके, अपोजिट टू द हीट इंजन रहता है। मीन्स जिस तरह से हीट इंजन का वर्किंग है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट में क्या रहता है, रेफ्रिजरेटर रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, इंक भी खत्म हो गया है हमारा। ओके, इंक लाना पड़ेगा आज। अब देखो रेफ्रिजरेटर का वर्किंग किस तरह से रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है वर्किंग सब्सटेंस दिया है। ओके, अब यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा। अब देखो जिस तरह से आपका हीट पंप था, हीट पंप से एग्जैक्टली अपोजिट में रहेगा, मीन्स क्या रहेगा, अब देखो हीट पंप के एग्जैक्टली अपोजिट में मीन्स क्या, यहाँ पर क्या रहेगा, कूलर रिजर्वायर रहेगा। ओके, कूलर रिजर्वायर। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा, हीट सिंक रहेगा। ओके, मीन्स एग्जैक्टली अपोजिट टू द हीट इंजन। हीट इंजन में सिंक कहाँ पर था, ऊपर था। अब देखो यहाँ पर क्या है, कहाँ पर है, नीचे में। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा, हीट सोर्स रहेगा। ओके, मीन्स यहाँ पर हीट आपको सोर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ से हीट आएगा, देखो हीट इंजन के अंदर नीचे से ऊपर तक हीट जा रहा था, अब रेफ्रिजरेटर के अंदर ऊपर से नीचे आएगा। देन नेक्स्ट इसका वर्क डन भी क्या रहेगा। अब देखो एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, हीट इंजन के अंदर वर्क डन इस तरह से मिलता है और रेफ्रिजरेटर के लिए वर्क डन ऐसा करता है, इस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हीट इंजन ऐसे सिस्टम जिसके अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम है, और यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ओके, मीन्स रेफ्रिजरेटर आप किस लिए यूज करते हो, कोई चीज है उसके ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ता है। मीन्स आप अगर आपने वाटर रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आपने रखा, तो वाटर का क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। मीन्स वाटर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर वर्क डन इस साइड से आता है। ओके, मीन्स सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड इन केस ऑफ हीट इंजन वर्क डन बाय द सिस्टम, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर को इफिशिएंसी नहीं रहती, रेफ्रिजरेटर को क्या रहता है, सीओपी रहता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रहता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जो फॉर्मूला है फॉर द रेफ्रिजरेटर वो रहता है Q2 बाय वर्क डन। ओके, मींस Q2 बाय वर्क डन रहता है। वर्क डन के लिए सेम है, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 आएगा। ओके, अब यहाँ पर वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये हो गया रेफ्रिजरेटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। क्लियर है रेफ्रिजरेटर। यस सर। ओके, तो देखिए जो न्यू स्टूडेंट्स अभी इस सेशन में ज्वाइन हुए उन सभी को मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। फिलहाल आज का जो डे है आपका, आज का डे आपका है डाउट क्लियरिंग का। ओके, डाउट सेशन है आज आपका। तो हम हर एक वीक के अंदर एक डे स्टार्ट किया है फॉर द डाउट सेशन। ओके, आपके जो डाउट्स रहेंगे उस डाउट्स के लिए आपको समय दिया जाता है इस एक दिन के लिए। एक दिन के अंदर आपके जितने भी डाउट्स होंगे, एक वीक के अंदर डाउट्स आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है आज के सेशन के अंदर, उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है। आज आपका डाउट सेशन है। ओके, ऐसे ही ज्वाइन होते रहिए। फिर आपको एक लिंक मिल जाएगी, मीन्स आप एक लिंक में आ जाओगे, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, फिलहाल आज जिनका फर्स्ट डे है वो ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। आज आपका डाउट सेशन चालू है। ओके, आपको लग रहा होगा कि ये क्या चालू है, ये बीच में ही क्या, कहाँ से कभी वॉइस फ्लो आता है, कभी आइडियल गैस आता है, कभी इफिशियंसी आता है, कभी हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर। तो एक डाउट सेशन चालू है। फिलहाल हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेसन कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकली। ओके, उसके ऊपर के जो डाउट्स है, डाउट्स आज क्लियर कर रहे हैं हम। ओके, हाँ, देन नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स के डाउट्स हम आज ले रहे हैं, बट आपके जो इससे प्रीवियस के जो 3 चैप्टर्स थे, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देन स्केलर्स एंड वेक्टर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ओके, उसके डाउट्स मैंने आपको नहीं बोला। उसके डाउट्स क्यों नहीं बोले, क्योंकि
वो जो लेसन है वो लेसन के अंदर फिलहाल आपके कुछ हर एक लेसन के अंदर 2-2 या फिर 3-3 पॉइंट्स बाकी है, वो हमें फिर से एक बार कवर करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने वो लेक्चर नहीं लिए, वो चैप्टर नहीं बताया आपको। ओके, थर्मोडायनामिक्स ऐसा चैप्टर आपका पूरी तरीके से स्टेट बोर्ड हो या फिर एनसीईआरटी हो, ऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपका एक कंप्लीट हुआ है, सिर्फ उसके न्यूमेरिकल बाकी है। देन नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, वो भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है इन द पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, जेईई, नीट या फिर एनडीए। ओके, नेक्स्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड यूनिट टाइम मेजरमेंट। ओके, अब देखो ये जो फर्स्ट टू लेसन है, फर्स्ट टू लेसन हमने स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए थे, क्योंकि तब हमारे पास स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस अवेलेबल था, एनसीईआरटी का हमारे पास बाद में आया। तो वो जो 2 लेसन है, फर्स्ट 2 लेसन मैं फिर से लेने वाला हूँ इन द पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट बोर्ड एंड एज वेल एज एनसीईआरटी। ओके, और तो आप सभी को फिर से रिपीट किया जाएंगे वो 2 लेसन। ओके, देन नेक्स्ट, एनी डाउट, एनीबडी, एनीवन? ओके अक्षय, देखो चैप्टर के अंदर मेन या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, इसके लिए मैं आपको हर एक चैप्टर के लिए असाइनमेंट्स देता हूँ। इस चैप्टर के लिए भी आपको असाइनमेंट्स रहेंगे, शायद वो मैं कल दूंगा या फिर न्यूमेरिकल फिनिश करने के बाद दूंगा। ओके, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको असाइनमेंट्स के अंदर देता हूँ। इस लेसन के लिए भी आपको असाइनमेंट रहेगा। देखते हैं, या तो हम न्यूमेरिकल लेने के बाद में असाइनमेंट देंगे या फिर कल मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। ओके, कल अब हम थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिवीजन दे दूंगा मैं, इस लेसन के लिए एक शॉर्ट में रिवीजन दूंगा 15 to 20 मिनट्स के अंदर। देन नेक्स्ट इसके फॉर्मूलेस हम लिस्ट डाउन करेंगे एंड देन नेक्स्ट इसका हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल आपके 2 या 3 दिन के अंदर फिनिश हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, इसके अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, आपको ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट ही पूछा जाएगा। ओके, ओके, अब देखो आपको कौन से डेरिवेशन आपको लर्न करने होंगे। देखो सबसे पहले आपको करना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन, देन नेक्स्ट आपको करना होगा एडियाबैटिक का डेरिवेशन। ओके, एंड देन नेक्स्ट कैरनॉट साइकिल का डेरिवेशन। बस इतने 3 डेरिवेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड कैरनॉट साइकिल का डेरिवेशन। ओके, ये 3 डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, लर्न नहीं करने, आपको समझ लेने, अंडरस्टैंड करने। ओके, रट्टा मत मारना है आपको। ओके, रट्टा मत मारना डेरिवेशन के लिए। ओके, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन को रट्टा मारते हो तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। ओके, डेरिवेशन आपको समझ लेने कौन सी स्टेप कहाँ से आती है। ओके, तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड देन नेक्स्ट कैरनॉट साइकिल का डेरिवेशन। ओके, देन नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस, ज़ेरथ लॉ। ओके, अब देखो साइक्लिक प्रोसेस मैंने इसी डाउट से इनिशियल स्टेट में भी आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस मीन्स क्या रहता है, साइक्लिक प्रोसेस मीन्स रहता है ऐसी प्रोसेस जिसके इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट सेम हो। ओके, मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस वेयर we brought the initial state and final parameters are bring back to same. Okay, similar means उसके initial state and final state उसके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रोसेस है जिसके इनिशियल स्टेट मींस एंड फाइनल स्टेट मींस जहाँ से वो प्रोसेस शुरू होती है, अगर उसी पॉइंट पर आकर अगर वो प्रोसेस खत्म होती है तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट ज़ेरथ लॉ। ओके, अब ज़ेरथ लॉ मींस क्या रहता है, मींस फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी ए इज इक्विलिब्रियम इज विथ बॉडी बी। ओके, इसे ए बॉडी है, बी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में, मींस क्या हो जाएगा, इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में। देन नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक और बॉडी ऐड करता हूँ, सी बॉडी। ओके, अब ए सी का पर बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है, आफ्टर सम टाइम इंटरवल ए एंड सी आर आल्सो आर इन इक्विलिब्रियम। सो मींस व्हाट, ज़ेरथ लॉ क्या रहता है, if two bodies are in equilibrium, okay, with third body, then that two bodies are also in equilibrium टू ईच अदर। ये ज़ेरथ लॉ हो गया। अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या, ए एंड सी भी इक्विलिब्रियम में है। ये हो गया ज़ेरथ लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट आदित्य सूर्यवंशी, ज़ेरथ लॉ क्लियर है क्या? आदित्य महाडिक, साइक्लिक प्रोसेस क्लियर है क्या? ज़ेरथ लॉ सिंपल है, ए अगर बी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या, ए एंड सी आर आल्सो आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके,
आदित्य सूर्यवंशी, झड़तलब क्लियर है क्या? आदित्य महाडिक, साइक्लिक प्रोसेस क्लियर है क्या? यस सर। ये दोनों प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड झड़तलब, मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया आपको विद इन 1 मिनट, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है। ओके, हाँ, देन नेक्स्ट डाउट। सर quasi-static process. क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, ओके। Quasi-static process. हाँ, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस मीन्स क्या रहता है? क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस मीन्स इस तरह से प्रोसेस रहता है, इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, मीन्स जो प्रोसेस स्लोली ऑकर हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। तो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस अगर आपको पूछा जाता है, आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज स्लो। ओके, जो भी प्रोसेस बहुत स्लो होगी उस स्लो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। ओके, तो बेसिकली क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस मीन्स कौन सी प्रोसेस हुई? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, तो आप इसके अंदर राइट कर सकते हो, इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, मीन्स इसके अंदर अगर आपने क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस के अंदर जो स्लो प्रोसेस, इसके अंदर अगर आपने कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स लिया, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट ली, तो क्या रहेगी आपकी? इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। ओके, मीन्स कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर, आपको इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप क्या राइट करोगे? इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एवरी इंटरमीडिएट स्टेट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, इतना राइट किया तो भी इसका डेफिनेशन हो जाता है। ओके, देन नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, एनीवन, एनीबॉडी? मेरी वॉइस आ रही है क्या आप सभी के पास? Anyone, anybody having doubts regarding any question, any topic, any point is not to be clear to you, then ask me. Aditya, Akshay, Shreyash Patil, Suyash, Danesh, Kshitij, all of you guys, किसी को कोई डाउट है क्या? आदेश, ओके, ऑल क्लियर। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। कल के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स लेसन को एक बार फिर से 15 to 20 मिनट्स के अंदर एक शॉर्ट में रिवीजन देने वाला हूँ। स्टार्ट से लेकर आखिर तक हमने थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या क्या देखा, देन नेक्स्ट हम थर्मोडायनेमिक्स के लिए फॉर्मूले लिस्ट डाउन करने वाले हैं, एंड देन नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो कल का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा। ओके, क्योंकि कल का लेक्चर अगर आप अटेम्प्ट करते हो तब आपको फॉर्मूलेस की लिस्ट मिल जाएगी और आपके न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इस लेसन के लिए। ओके, क्लियर है सभी को? तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। हाँ, और एक और बात, ओके, आपको क्वेश्चन पूछना है क्या? देखो अक्षय, मैं आपको क्वेश्चन नहीं, आपके टेस्ट लेने वाला हूँ इस चैप्टर के लिए। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द पॉइंट ऑफ व्यू NEET, JEE एंड NDA। ओके, आपको 11th में से अगर JEE के अंदर कुछ पूछा जा सकता है पार्ट 2 से फिजिक्स के लिए, ओके, तो सबसे पहला चॉइस रहेगा एग्जामिनर का थर्मोडायनेमिक्स लेसन। ओके, क्योंकि ऐसा चैप्टर इसके अंदर बहुत घुमा फिरा कर, एक सिंपल चीज है, आपको बहुत घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ओके, और इससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार 2-4 क्वेश्चन इस लेक्चर से मीन्स इस लेसन से आए हुए वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, 2-3 क्वेश्चन। तो सिंपल सिंपल चीजें आपको बहुत घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं JEE के अंदर और NEET के अंदर या फिर NDA के अंदर। ओके, इसलिए कोई भी एग्जाम है उसका फेवरेट चैप्टर क्या रहता है? थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मींस जब भी आपका JEE का पेपर सेट होता है, JEE हो, ओके, या फिर आपका NEET का पेपर हो, ओके, तो उसके अंदर आपको वहां पर आप एग्जाम में कैसा बताया जाता है कि 12th में से कितने मार्क्स का डालने का है या फिर 11th में से कितने मार्क्स का डालने का है। JEE आपका रहता है टोटल 360 मार्क्स का रहता है,
उसमें से आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं। इस 30 क्वेश्चन हो गए आपके 120 मार्क्स के। तो उसके अंदर वहां पर उसको एक नोटिस दिया हुआ रहता है, 120 मार्क्स में से 24 मार्क्स का आपको 11th में से फिजिक्स पूछा जाएगा। ओके, फिजिक्स के लिए 24 मार्क्स को आपको फिजिक्स ही पूछना है। मीन 6 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में ही डालने हैं फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। ओके, मीन 11th में से आपको 6 मार्क के 6 क्वेश्चन हो या फिर 10 क्वेश्चन हो, जो भी हो, हर साल चेंजेस होता रहता है, वो आपको डालने। तो उसके लिए एग्जाम है कि सबसे पहला जो लेसन आता है दिमाग के अंदर, वो रहता है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसीलिए ये लेसन मैंने सबसे पहले लिया है। ओके, इसलिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन तो मैं पूछने वाला हूँ, इसके ऊपर आपका 2-3 टेस्ट भी होगा, एक थ्योरेटिकल टेस्ट होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। बट आपके न्यूमेरिकल फिनिश होने दो, फिर हम देखेंगे। ओके, और आपको असाइनमेंट भी कल हो सके तो कल असाइनमेंट दे दूंगा, या फिर न्यूमेरिकल फिनिश होने के बाद मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। ओके, क्लियर है? और एक और बात, आपके जो फर्स्ट 2 लेसन है, फर्स्ट 2 लेसन मैं आपसे स्टार्ट करने वाला रिपीटिंग क्लास के अंदर। आपको आज मैं लिंक सेंड कर दूंगा, कल ही सेंड करना था, बट उसके अंदर थोड़ा सा एडिटिंग बाकी था, आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज उन लेक्चर को रेफर कीजिए, फिर आपके जो डाउट्स रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लेसन के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड, उसके अंदर दोनों कवर किया जाएगा। इससे पहले हमने जो लेक्चर लिए थे 42 लेक्चर्स, वो हमने सिर्फ स्टेट बोर्ड के हिसाब से लिए थे। बट अब जो मैं आपको लेक्चर सेंड करूंगा, दोनों उसके अंदर दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी। ओके, तो इसलिए उन लेक्चर को प्लीज जरूर रेफर कीजिएगा। दोपहर तक मैं आपको लिंक डाल दूंगा आपके क्लासरूम के ऊपर। ओके, तो ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं यहाँ पर। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलेंगे इसी टाइम पर सुबह 6 बजे। ऋषिकेश सर, लीव करो क्या? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। स्टूडेंट्स जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको भी डाउट्स पूछने हैं टीचरों से, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो। प्लस आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, जिसके कल के मैं इवनिंग में 6:30 के बाद में वेट कर रहा था, किसी का मेरे को कॉन्फ्रेंस पे कोई आया नहीं। आज भी वेट करूंगा, किसी को अगर कुछ कंप्लीट करना है तो कॉन्फ्रेंस पे आ जाऊंगा, 6:30 को ऑन कर दूंगा कॉन्फ्रेंस। हेलो सर, हाँ मैंने पासवर्ड और आईडी सेंड किया है सर हाँ, आया, व्हाट्सएप मुझे पर। रिसीव हुआ। एक जन का बचा है, क्या नाम है, आप सभी का रजिस्टर्ड वाले स्टूडेंट्स का मिल गया मुझे, 27 की 27 वालों का पूरा 27 का मिल गया। 2 जन बचे हैं, एक ईशान सरगर बचा है और एक क्षितिज। क्षितिज, हेलो क्षितिज, आप सेशन में हो? क्षितिज आप मुझे प्राइवेट चैट कीजिए, यहाँ पे मुझे आईडी पासवर्ड सेंड करो या व्हाट्सएप पे सेंड करो मेरे। ओके सर, व्हाट्सएप पर सेंड कर देता हूँ। हाँ ईशान नहीं है सेशन में, ओके ईशान से बात करता हूँ। और मेरे स्कूल में अब तक मार्कशीट नहीं आई है। मार्कशीट अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ आपको जो अंडरटेकिंग या जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, वो कंपलसरी वहाँ पे स्टार बना हुआ है। बाकी सारी चीजें आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन जो अंडरटेकिंग का फॉर्म रहेगा, उस अंडरटेकिंग के फॉर्म में आप वहाँ पे रिमार्क करके बता दोगे कि मैं जब इसका एक्चुअल सबमिशन होगा उस समय इसको प्रस्तुत कर दूंगा, मीन्स मैं इसको सामने रख दूंगा आपके, जहाँ इसको वेरिफिकेशन के लिए, स्क्रूटिनी के लिए जाना है। अदर्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं रहते, सिर्फ मार्कशीट आपको अपलोड करना कंपलसरी है, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन, डिक्लेरेशन अपलोड करना कंपलसरी है। पेंडेमिक की सिचुएशन में गवर्नमेंट भी समझती है।
वहाँ पे ऑप्शन जनरेट होता है, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपलोड नहीं करोगे आप। जिस पे स्टार बना है वो सिर्फ ओनली डिक्लेरेशन है। और कोई क्वेश्चन फॉर्म से भरने से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हैं। फॉर्म टू कमिंग, अभी तो डेट डिक्लेयर नहीं हुई है कोई कैसी भी। डिक्लेरेशन करना है, डिक्लेरेशन का पीडीएफ मैंने एक बार सेंड किया है, वैसे भी मैन्युअली भी व्हाट्सएप पे आप लोगों के। वहाँ पे जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते समय जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है ना, वहाँ पे क्लिक हियर वाला एक ब्लू कलर का बटन रहता है, उस लिंक रहती है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। वो पीडीएफ के अंदर ही डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन उसको बोला जाता है। मैं फिर से व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। कॉमन डिक्लेरेशन है, सभी को वही लगता ही है, आप लोग को अपलोड करना ही पड़ेगा। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगा आज डिक्लेरेशन की। किसी और को कुछ प्रॉब्लम है फॉर्म में? पेमेंट हो गया है सबका 125 रुपीज का फॉर्म का? सिद्धेश, आप जल्दी से कंप्लीट कर लो आपका प्रोसेस। हाँ हाँ दानेश, आप कल आए नहीं, शाम को मैं आपका वेट कर रहा था 6:30 को। एप्लीकेशन नंबर आपका लॉगिन आईडी रहता है, अगर फॉर्म के अंदर पूछा जाए तो पीडीएफ के ऊपर, पीडीएफ जो रहती है ना, पीडीएफ में आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपका लॉगिन आईडी है, जो आप फॉर्म पे लिखोगे प्रिंट निकालने के बाद डिक्लेरेशन वाला। एप्लीकेशन आईडी आपका जो है वो आपका लॉगिन आईडी वाला है, लॉगिन आईडी को ही एप्लीकेशन आईडी बोला जाता है। और आपका जो रीजन वहाँ पे है, वहाँ पे उसमें आपको औरंगाबाद फिल करना है, एरिया डालने का ऑप्शन आएगा। कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पे औरंगाबाद ऑप्शन डालना है, क्योंकि आपने औरंगाबाद डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने जल्द से जल्द हो रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि स्टेट बोर्ड के जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं। आप लोग लगे तो 2-3 दिन डेमो करो, डेमो करने के बाद अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो नेक्स्ट, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करना जो कंपलसरी हो गया है वो, अगर वो फॉर्म अगर चले गए तो आपको परेशानी हो जाएंगी। ओके दानेश, चलेगा। आप लोग लीव कर सकते हैं जिनका हो गया है, जिसको प्रॉब्लम है वही रुके। 7:30 को आपका मैथ्स का लेक्चर है। एकेडमी विजिट करना है तो विजिट के लिए भी आ सकते हो आप लोग। मृगेंद्र, अजय,
वेदांत वेदांत एकनाथ अखवा, आपका हुआ नहीं क्या फॉर्म अभी? वेदांत वेदांत आपने भी फॉर्म भरा नहीं है। आपको मैंने कल बोला था कि इवनिंग में ज्वाइन हो। तो थोड़ा ही बाकी है। हाँ, थोड़ा सा ही बाकी। थोड़ा सा ही बाकी है क्या? मुझे फिर आपका आईडी पासवर्ड सेंड करो ना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आईडी पासवर्ड सेंड करो मुझे। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? फ्रॉम गाइडेंस सेंटर। गाइडेंस सेंटर आपको वेरीफाइड कर देगा। देवगिरी कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। कि जो गाइडेंस सेंटर में प्रॉब्लम आ रही हो तो हाँ सर, चालू केलं हो हो. किसी को कुछ पूछना है? कैन आई फिल एड्रेस डिटेल्स में? हाँ, आप अभी भर सकते हो एड्रेस डिटेल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिखेंगे। ऑनलाइन अभी मेरे साथ में अभी भरना है क्या सेशन में? कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिखेंगे, ठीक है। अभी ओपन करो क्या? अभी भरना है क्या आदित्य? सर मैं अभी भर रहा हूँ। ओके, नहीं यहाँ से पीसी से भर दूं क्या मैं आपका? ठीक है, लॉग कर दो। हाँ, मैं लॉग आउट करूँ क्या? नहीं नहीं, आप अगर वहां से भर रहे हो तो भरो, ऐसा कुछ नहीं। सर वो हैज applicant's parents been transferred to online process area मतलब गवर्नमेंट ने आपका शिफ्टिंग करवाया कि कहीं से कहीं पे लोकेशन से?
अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ वाले क्षेत्र में रहते हो तो वहां से गवर्नमेंट ने उठा के कहीं और रखा है क्या आपको? जो भी चीज आप डिस्कस करोगे उसका हर एक का सर्टिफिकेट लगना है, तैयार रखना। नो सर। हाँ, और सर्टिफिकेट अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप सर्टिफिकेट बाद में बनवा सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट लगना ही है। ओके। ओके। हाँ, वो अपलोडिंग के लिए मांगेगा। सर इन हाउस कोटा मतलब? हाउस कोटे में मिला है क्या? मतलब ये कोटे जो होते हैं इसके थ्रू आपको आपके लिए पोजीशन खाली रहती है, सेक्शन खाली रहता है। मतलब हर सेक्शन में कुछ न कुछ गवर्नमेंट के कुछ न कुछ कोटे रहते हैं, उसके अंदर आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है, तो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। तो आपका पूरा फीस जो होता है गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्पोर्ट कोटा हो गया, हाउस कोटा हो गया, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट की तरफ से रहती है। सर अब मैंने सब फिल किया है, अब 125 भी करूं? अपलोड डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या डिक्लेरेशन स्टार बनाया उस पे देखो, डिक्लेरेशन पे जो जो आपने यस किया होगा उसके भी डॉक्यूमेंट्स कुछ होंगे।